आपने अपफ्रंट मेंशन करा कि एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं वायदा वगैरह में, उस पर मैं डिटेल में बाद में आऊंगा, लेकिन जब एफआईआईज बेच रहे हैं तो देखिए एसआईपी इनफ्लोज 24-25 हजार करोड़ रुपए का मंथली इनफ्लो आता हुआ, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे रिटेल तो जम के डटे हुए खड़े नजर आ रहे हैं। आशीष, आई थिंक आज से 7 या 8 महीने पहले की बात है, आपने यही सवाल मुझसे पूछा था, तब रिटेल की एसआईपी ने 16,000 करोड़ क्रॉस किया था। और 16,000 करोड़ की सिग्निफिकेंस क्या थी? उस 16,000 करोड़ का मतलब था $2 बिलियन, है ना? हमने बात की थी $2 बिलियन। अब आप देखिए 1 बिलियन से 2 बिलियन जाने में कितना टाइम लगा मार्केट को, लेकिन 2 बिलियन से 3 बिलियन आने में कितना कम टाइम लगा। 24,500 करोड़, मतलब पहली बार इतिहास में रिटेल का एसआईपी इनफ्लो $3 बिलियन क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, $3 बिलियन। और ये 3 का $4 बिलियन मुझे लग रहा है उससे भी जल्दी होगा। जब जीएसटी के नंबर से 1 लाख करोड़ पहली बार क्रॉस किया तो लगा था ना कितना बड़ा नंबर है, उसको 1 का 1.5 और 1.5 का 2 कितनी जल्दी हुआ। तो वो ऐसे ही ये जो होता है ना, ये वेल्थ इफेक्ट होता है, ये अपने आप इस तरीके से नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि और आगे जाके इससे ऊपर आएगा। हालांकि एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, अगस्त के मुकाबले ओवरऑल इक्विटी इनफ्लो थोड़ा कम हुआ। ओवरऑल इक्विटी इनफ्लो 9% कम हुआ है। 38,212 करोड़ के मुकाबले 34,393 करोड़ हुआ है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। लार्ज कैप में थोड़ा सा कम हुआ है, 2,600 करोड़ से घटकर 1,769 करोड़ पर आया है मंथ ऑन मंथ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ठीक ठाक निवेश है। स्मॉल कैप में 3,200 से घटकर 3,071 हुआ, लेकिन मिड कैप में 3,054 से बढ़कर 3,100 करोड़ हुआ। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पुट टुगेदर अभी भी ठीक ठाक है। ETF में इन्फ्लो कम हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इसका एक कारण है, आई थिंक थीमेटिक फंड्स में पहले बहुत इन्फ्लो आया था और कई लोगों ने पैसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी की थी, वो थोड़ी सी कम हुई है। वो 10,000 करोड़ से घटकर 381 करोड़ रह गई है। लेकिन मैं जिस नंबर पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ वो होती है एसआईपी, क्योंकि एसआईपी आपको बताती है, एसआईपी इन्वेस्टर जो होता है ना, वो सबसे जिसे कहते हैं स्टेबल इन्वेस्टर होता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तभी तो एसआईपी करता है। मार्केट को टाइम करने की गलती नहीं करता वो इन्वेस्टर, और सबसे ज़्यादा पैसा वही बनाता है। ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा एसआईपी इन्वेस्टर बनाता है इस मार्केट में या किसी भी मार्केट में, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता है। तो वो नंबर जो $3 बिलियन के क्रॉस है, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट में अभी भी काफ़ी बाइंग इंटैक्ट है। हाँ, ये कितनी बार चर्चा भी हुई थी। वैसे भी इन फंड्स के पास भी खूब पैसा साइड लाइन में, ज़्यादा घबराने का नहीं। बहुत मीनिंगफुल डिप्स भारतीय बाजार में आएंगे नहीं आएंगे तो शैलो करेक्शंस आएंगे और पैसा डिप्लॉय होने के लिए मार्केट्स में उतरेगा, रह के वही दिखता है बार बार। और ये है हमारे एसआईपी इनफ्लोज, ये है हमारे रिटेल के इनफ्लोज, डीआईएस के इनफ्लोज का जलवा। $3 बिलियन मंथली इनफ्लोज, अब हम उस मार्क को पहुंचते हुए। चलिए अब जरा सा आज की स्पेसिफिक संकेत पे आऊं। गिफ्ट निफ्टी दिखाइएगा जरा, थोड़ी सी ठंडी शुरुआत, फ्लैट लाइन कह लीजिए, ऑलमोस्ट फ्लैट शुरुआत, स्लाइटली इन रेड शुरुआत। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक है, मिला जुला है, लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। एशिया में हैंगसेंग बंद है और दूसरा सरदर्द है शांघाई, वो आज भी दबाव में नजर आएगा। अपन को यहां नजर रखनी है, 1.25% वो कमजोर है। यूएस से हैंडओवर ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे, उस बीच फ्लैट क्लोज हुआ है। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट है, तो वो भी कंसोलिडेट ही कर रहा है ऐसा लग रहा है मार्केट। आपको हैंडओवर लग कैसा रहा है, कैसे रखूं ग्लोबल क्यूज आज के लिए? देखिए, ग्लोबल क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेंट। ब्रेंट के भाव में फिर एक बार उछाल आया है। वो अभी भी जो 77 तक आ गया था, वो वापस थोड़ा सा ऊपर आया और अब हम 7, हालांकि हाई से थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं, लेकिन कल रात को 3% के करीब जंप आया है ब्रेंट क्रूड के भाव में, और लगातार ये दूसरे हफ्ते की तेज़ी के लिए तैयार है क्रूड, मतलब वीक ऑन वीक लगातार तैयार है तेज़ी के लिए। और ईरान की कैबिनेट में, इजराइल की कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है कि ईरान को जवाब देना है, और जो मैं कह रहा हूँ ना, वीकेंड पर शायद जवाब देगा इजराइल उन कंट्रीज में से नहीं है जो चुप बैठता है, तो वो जवाब देगा, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसमें फिर अलग ही डिबेट चल जाती है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया एक आंकड़ा। अमेरिका में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आए हैं। अब जो CPI है, जो इनका इन्फ्लेशन प्रिंट है, अब कहने को वो बढ़कर आया, अब कहने को वो मतलब फरवरी 2021 के बाद का लोएस्ट आंकड़ा है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा है। 2.3% का एक्सपेक्टेशन था, आया 2.4% पर, तो वैसे खैर कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। दूसरी चीज़, जो जॉबलेस क्लेम यानी बेरोजगारी का जो डेटा आया है अमेरिका में,
वो देखिए आप, एक्सपेक्टेशन था 2,30,000 का, वो आंकड़ा आया 2,58,000 का। और ये जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जिसे हम कहते हैं, ये जो डेटा है ये 2023 के बाद सबसे ज़्यादा डेटा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा और ये जॉबलेस क्लेम्स एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा, तो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट के लिए आपका पॉइंट है कि 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा। 50 बेसिस पॉइंट अब आउट ऑफ द विंडो है, 50 तो अब नहीं आएगा, ये अब मार्केट में बात हो चुकी है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती जो कुछ समय पहले तक 80% पर आ गई थी, अब वो प्रोबेबिलिटी वापस आ गई है 85% पर। तो ये जो उनका जो CME का फेड वॉच टूल है उससे ये संकेत मिलता है हमको। तो 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट की प्रोबेबिलिटी है, वो मार्केट के लिए ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक। ये हो गया ग्लोब का हैंडओवर हमारे लिए, और ये 25 बेसिस पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे थे, ये तो आप ऑलरेडी डाइजेस्टेड टाइप लग रहा है ना। 50 के बाद पिछले कुछ दिनों के डेटा, और खासतौर पे वो जॉब्स रिपोर्ट जो आई थी मंथली, उसके बाद 25 की तरफ बढ़ गए, तो मतलब ठीक है ग्लोबल संकेत। अपना अब सेटअप समझने की जरूरत, कुछ हिंट्स, सटल हिंट्स आपने दी थी FIs के कल के डेटा पॉइंट्स रिलेटेड, थोड़ा सा उसी को थ्रेड पे डिस्कस कर लें। आपको सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए FIs के ताबड़तोड़ सेलिंग है। अब आप कहेंगे कि नहीं पहले तो 15,000 करोड़ तो खैर एक एक्सेप्शनल था, 15,000 12,000 के जो नंबर आया था, अदरवाइज 5-5 6,000 करोड़ की रोज की सेलिंग हो रही है, ये अभी भी बड़ी सेलिंग है। और अब DIs उतना बाय नहीं कर रहे हैं जितना FIs सेल कर रहे हैं। DIs करीब करीब 1,000 करोड़ कम बाय किया उन्होंने, 3900 करोड़ बाय किया, 4900 करोड़ FI की सेलिंग है। और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए लगातार बार्स में आपको क्लियरली विजिबल है। जितना FI सेल कर रहे हैं, FI DIs करीब करीब उससे 1,000 करोड़ कम बाय कर रहे हैं, एग्जैक्ट 1,000 करोड़। पिछले 3 दिन का जो ट्रेंड है वो ये है। तो ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में ओवरऑल 1,600 करोड़ की सेलिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1,600 करोड़ की सेलिंग हुई है। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ क्लियर है कि बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग है, निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग है, और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। और थोड़ा सा बीच बीच में बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी बाइंग आ रही है। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन जो लॉन्ग शॉर्ट की बात है ना, वो देखिए आप, कल फिर मार्केट में, कल शॉर्ट नहीं ऐड हुए लेकिन लॉन्ग फिर कटे, 23,700 लॉन्ग कटे और 3,000 शॉर्ट ऐड हुए। तो नेट सिस्टम में फिर 26,000 के करीब लॉन्ग्स, नेट लॉन्ग्स कम हो। वो ग्राफ देखिए आप किस तरीके से गिराइए, ऊपर से जो नीचे आया है लॉन्ग शॉट, और आप उसको टेबल फॉर्मेट में देखिए। अब हम आ गए हैं 1.5 लाख नेट शॉट पर। अब FIs रह गए हैं 35% लॉन्ग और 1.5 लाख नेट शॉट इस समय। तो मार्केट नेट लॉन्ग से नेट शॉट हो गया सीधा 10 दिन के अंदर अंदर। इंडिया विक्स कल 4.5% नीचे था। पुट कॉल रेशो कल थोड़ा बढ़ गया, हालांकि एक एक्सपायरी हो गई उसकी वजह से शायद, लेकिन पुट कॉल रेशो आ गया 0.93 पर वर्सेस 0.72। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैन की जहाँ तक बात है, 12th मैन आ गया। अब कल तो टीम पूरी हो गई थी, अब चंबल फर्टिलाइजर बैन में ऐड हो गया। 11 स्टॉक ऑलरेडी थे, तो अभी तो हम सीरीज़ के मिड पॉइंट में भी नहीं पहुँचे हैं, और 12 स्टॉक्स FNO के बैन में, 12 स्टॉक्स। तो मतलब ये आई थिंक इतनी जल्दी 12 स्टॉक्स बैन में पहले कभी नहीं आए होंगे। इस सीरीज़ में 12 स्टॉक बैन में आए, तो ये थोड़ा सा एक कहने को आप नेगेटिव मान सकते हैं। बट अदरवाइज सेटअप जो है वो ठीक है, मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है, हल्का सा भी ट्रिगर मिल गया तो मार्केट चलेगा। ओके, तो ठीक ठाक ग्लोबल संकेत, ठीक ठाक सेटअप, ऐसे